नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने ऋग्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने उसे हल कर लिया। आज मैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से रिलेटेड प्रश्नों को बताऊंगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड कंपटीशन की जगत में पूछे जाते हैं। किस वेद को गद एवं पद वाला वेद कहते हैं? तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद को गद एवं पद वाला वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, अर्थात कर्मकांडों का वर्णन इस वेद में मिलता है। यजुर्वेद से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद के पाठनकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवयु। यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। अब आते हैं सामवेद में। सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक अपना सामवेद को माना जाता है। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में मिलता है? तो वो वेद है सामवेद। और सामवेद के पाठनकर्ता को उद्गात्री कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामवेद के गाने वाले व्यक्तियों को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, प्रेम विवाह, मातृभूमि आदि शब्दों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द का वर्णन किस वेद में मिलता है? गोत्र शब्द का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है और अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद अर्थात सबसे बाद का वेद माना जाता है। और इन चार वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की स्थापना की गई है। अब चलते हैं पुराणों की ओर। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। और इन पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। एक ऐसा पुराण जो मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाता है, किसी के कर्मकांड मृत्यु के बाद उसके कर्मकांडों में पढ़ा जाता है, वह पुराण है गरुड़ पुराण। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक ग्रंथ मनु स्मृति को कहा जाता है। मनु स्मृति मुख्यतः शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम सभी वेदों की संख्या जानते हैं। वेदों की संख्या 4 है, परंतु वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। अब बात करते हैं उपनिषदों पर। उपनिषदों की संख्या 108 है, हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितने प्रमाणिक उपनिषद हैं? तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 13। ऐसे उपनिषदों की संख्या 108 है और प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या मुख्य रूप से 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुख्य रूप से प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अलबर्नी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। उपनिषद किस पर आधारित एक विषय वस्तु है? तो दर्शन शास्त्र पर आधारित उपनिषद एक विषय वस्तु है। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध कर्म कांडों से है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक नामक पवित्र पुस्तक में वर्णित है। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहां से मिलता है? तो कल्पसूत्र से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य के मुख्यतः 2 अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इसे एक ट्रिक्स के माध्यम से समझ लीजिए। चाणक्य कौन सा क्रीम लगाता था? तो अपना विको क्रीम। विको, वी और को, विको, वी इजकल टू विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, और को से को इजकल टू कौटिल्य।
कौटिल्य। तो चाणक्य हमेशा कौन सा क्रीम लगाता था? तो VICO, वीको, हिंदी में वीको क्रीम लगाता था। V इक्वल टू विष्णुगुप्त और को इक्वल टू कौटिल्य। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, क्योंकि वायु हमेशा गुप्त होती है और वह दिखाई नहीं देती, इसलिए वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। दूसरा, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो मत्स्य खाने के बाद 7 व्यक्ति अंधे हो गए। तो 7 व्यक्ति जब अंधे हो गए तो मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। आगे, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? कलहन ने। कलहन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी पुस्तक में किसका इतिहास का वर्णन मिलता है? तो अपने कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। चचनामा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं अली अहमद, और इस पुस्तक में अरमों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम है अष्टध्यायी, और अष्टध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टध्यायी पुस्तक में मौर्य वंश के इतिहास तथा उसके राजनीतिक अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखकों के बारे में। यूनानी रोमन लेखक, अरबी लेखक, चीनी लेखक और अन्य लेखक। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत पहला नाम आता है टेसियस का। टेसियस कौन था? तो टेसियस ईरान का रहने वाला एक राजवंश था। इसने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में ऐसी अनेकों आश्चर्यजनक कहानियां लिखी जिस पर विश्वास करना नामुमकिन के बराबर है। यह अपनी आश्चर्यजनक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक में हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। परंतु हिस्टोरिका पुस्तक में इसका जो वर्णन है वह इसे एकमात्र अफवाह माना जाता है और कुछ नहीं। इसके दिमाग में जो आया वही उठाकर सीधे हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिख दिया। सिकंदर के साथ आने वाला प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो वो था निर्याकस। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृतियों का वर्णन किया है। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था, जो सीरियन नरेश अंतियोकस का एक राजदूत था। सम्राट अशोक के राज दरबार में आने वाला प्रसिद्ध लेखक कौन था? सम्राट अशोक के राज दरबार में आने वाला प्रसिद्ध लेखक डायोनीसियस था। प्लिनी कौन था? प्लिनी एक राइटर था जो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किया, और दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक टॉलमी थे। अब बढ़ते हैं अरबी लेखकों की ओर। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो वह था अलबर्नी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध लेखक अलबर्नी था। अलबर्नी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अलबर्नी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या अथवा तहकीके हिंद, और इसका तीसरा नाम भारत की खोज। एक बात ध्यान रखेंगे मित्रों, भारत की खोज किसने लिखा? तो अलबर्नी ने लिखा, जिसका दूसरा नाम है तहकीके हिंद, एक और नाम है किताबुल हिंद। लेकिन भारत एक खोज किसने लिखा? तो ऑप्शन में अटकिएगा मत, क्योंकि जैसे ही भारत एक खोज किसने लिखा तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू, और भारत की खोज किसने लिखा तो वो होगा अलबर्नी। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक में किसका वर्णन किया है? तो अलबर्नी ने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से राजपूत समाज की जीवन शैली, उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया है। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक अरबी लेखक था जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी और सन 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया,
और दिल्ली में वह किसके राज दरबार में आया? उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में उसे दिल्ली का न्यायाधीश और काजी बना दिया था। अब बढ़ते हैं चीनी लेखकों की ओर। चीनी लेखकों में सबसे पहला नाम आता है फाहियान का। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। फाहियान ने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन शैली लिखा। इसने मध्य प्रदेश के लोगों को खुशहाल बताया। संजुगन कौन था? संजुगन भी एक चीनी लेखक था। यह सन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की भारत यात्रा में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की प्रतियां ही एकत्रित की। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वेनसांग का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना और यहां पढ़ते हुए बौद्ध ग्रंथों का संकलन करके वह चीन देश ले जा सके, इसलिए वह भारत आया था। वेनसांग द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सी यूकी और इस पुस्तक की खासियत यह थी कि इस पुस्तक में 138 देशों का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में इसने मुख्य रूप से हर्षकालीन समाज एवं उसके रीति रिवाजों का वर्णन किया है। वेनसांग की सीयूकी पुस्तक के अनुसार सिंध का राजा एक शूद्र था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वेनसांग के अध्ययन के दरमियान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शिलभद्र। इत्सिंग कौन था? इत्सिंग भी एक चीनी लेखक था जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के समाज और धर्म रीति रिवाजों का वर्णन किया। अब बढ़ते हैं प्राचीन भारत के अन्य लेखकों की तरफ। अन्य लेखकों में पहला नाम आता है तारानाथ का। तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। धन्यवाद।